तो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का मैं इस HDCM कोर्स में आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और आज जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास सिलेबस मिल गया होगा। आप लोगों को सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो सिलेबस में जो पेपर 5 है वो है अकाउंट्स एंड ऑडिट, जो कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। पार्ट ए जो है वो अकाउंट्स है। अकाउंट्स में आपके टोटल मिला के 30 सेशंस हैं। और पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा कि हम लोग इस अकाउंट्स एंड ऑडिट में क्या क्या हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सिलेबस पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस में पहला जो है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट। इसके अंदर हम लोग जो अकाउंटिंग के मीनिंग है, मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, functions of accounting, objectives of accounting, then bookkeeping, limitations of accounting, branches of accounting, accounting principles, accounting concept, entity concept, dual concept, accounting period concept, going concern concept, cost concept, money measurement concept, matching concept, realization concept, accrual concept, then purpose, rupee value concept, and accounting convention, disclosures, conservations, consistency and maternality। ये जो है, जो अभी आपको बताया गया है, ये पार्ट इस सीरियल नंबर 1 में जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट के अंदर ये सारी चीज़ों का डिस्कशन किया जाएगा आपका। उसके बाद जो है और इसका जो सेशंस जो बाइफर्केशन किया गया है वो है 6 सेशंस का। नेक्स्ट जो है वो है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, जो कि 4 सेशंस इसके लिए अलोकेशंस किए गए हैं, जिसके अंदर आपको मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कैश सिस्टम्स, mercantile systems, mixed systems, single entry system, cooperative system, double entry system, advantages, factors common to every business, types of concept, personal accounts, total account, nominal account। ये जो मैंने आपको बताया, ये सभी जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अकाउंटिंग रूल्स, उसमें डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये आपका जो है सिलेबस में नेक्स्ट जो है दूसरे नंबर पे उसमें ये बताया जाएगा, जो कि डिवीजन किया गया है 4 सेशंस में। ये जो सेशंस के जो बाइफर्केशन जो बताए गए हैं, जो पहले नंबर पे 6 सेशन है, 4 सेशन है, तो ये स्टैंडर्ड अलोकेशंस हैं, लेकिन ये एक्चुअल अलोकेशंस इससे डिफरेंस हो सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें हम लोग 6 सेशन में लें। हमारी कोशिश ये रहेगी कि सारे कंसेप्ट आपको जल्द से जल्द, जितने कम समय में आपको पता चले सारे चीज़ों का, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा।
और दूसरा जो है डबल एंट्री सिस्टम, जो 4 सेशंस अलोकेशन किए गए हैं वो भी उसी तरह से होंगे कि आपको समझना ज़रूरी है, चाहे वो 4 सेशन में हो या 2 सेशन में हो। हम इस लिमिटेशंस को फ्लक्चुएट करके चलेंगे। हो सकता है जिसमें 4 सेशन हो, 2 सेशन हो, 6 सेशन हो, उसमें 3 सेशन में कर, और किसी में ज़्यादा भी लग सकता है। नंबर 3 पे है अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, जो कि आपके 6 सेशंस इसमें दिए गए हैं। अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, इसमें जो है इंट्रोडक्शन है, मीनिंग है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स, जर्नल, जो ये सब्सिडरी जो सिस्टम है रिकॉर्डिंग के, उसके बारे में सारी चीज़ें हैं। जर्नल है, कैश बुक है, टाइप्स ऑफ कैश बुक है, फिर सब्सिडरी बुक्स है जिसमें लेजर है, जर्नल टू लेजर है, लेजर टू जर्नल है, बैलेंसिंग सिस्टम है, डिफरेंस बिटवीन जर्नल और लेजर में क्या अंतर है वो बताया जाएगा। देन प्रिपरेशन ऑफ लेजर, कैसे बनाया जाएगा इसको ये बताया जाएगा। ट्रायल बैलेंस, उसकी मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एरर्स क्या हो सकता है ट्रायल बैलेंस में, उसका क्लैरिफिकेशन कैसे होगा एरर्स का, और टाइप्स ऑफ एरर्स क्या क्या होंगे ये आपको अलग से बताया जाएगा एनएसी में। नेक्स्ट जो है वो फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट जिसे आप दूसरे शब्दों में बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले आपको बताएंगे कि बैलेंस शीट हम कहते किसको हैं, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, जिसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मतलब ये है कि जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है, और जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के लिए होता है उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो हम लोग नॉर्मली इसको कहते हैं, यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये फाइनल स्टेटमेंट के 3 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसमें आपको मीनिंग, पर्पस क्या है वो बताया जाएगा, स्पेसिमेन फॉर्मेट जो इसके लिए बताए गए हैं वो बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम किसे कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम किसे कहते हैं, फिर असेट्स एंड लायबिलिटीज, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और एडजस्टमेंट एंट्री जिसको आप समायोजन कहते हैं। एडजस्टमेंट को हिंदी में समायोजन कहा जाता है। फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बायलॉज के हिसाब से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ लोन्स एंड सब्सिडरीज, लोन एंड सब्सिडरीज अकाउंट, देन मैनेजरियल एंड रेवेन्यू सब्सिडीज, कैपिटल सब्सिडी, ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट के अंदर आएगा। और फाइनल अकाउंट से ही रिलेटेड जब फाइनल अकाउंट बनता है तो उसके साथ डेप्रिसिएशन भी उसमें लिया जाता है। बिना डेप्रिसिएशन के आपका फाइनल अकाउंट जो है वो फाइनल नहीं माना जाता है, करेक्ट नहीं माना जाता है। डेप्रिसिएशन में आपको उसको पहले इसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, डेप्रिसिएशन क्यों किया जाता है, उसको कैसे किया जाएगा, उसका पर्पस क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से क्या क्या इफेक्ट होंगे, मेथड्स चार्जिंग ऑफ डेप्रिसिएशन जिसमें स्ट्रेट लाइन मेथड है, देन राइट डाउन वैल्यू मेथड है, एन्युटी मेथड है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन, और ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है कि आप किस तरह का डेप्रिसिएशन इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। देन 6 नंबर पे है स्पेशल फीचर्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव में या ऑर्गेनाइजेशन में ये आप एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन नीड आप
उस तरह के अकाउंट्स बनाते हैं, इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप तैयार करते हैं, जिसमें क्रेडिट, नॉन क्रेडिट, प्राइमरीज सोसाइटीज़, सेंट्रल एंड अपेक्स लेवल्स सोसाइटीज़, इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं उनके लिए आप किस तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपके कमर्शियल बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो कोऑपरेटिव के भी अकाउंट और बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो हैं बड़े बड़े प्राइवेट हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, वो और आपके और अकाउंट एक जैसे हों, वो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिपेंड करते हैं। और इसमें लास्ट जो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि हमारा जो बैलेंस शीट बनता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि कोडिफिकेशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, उसके हिसाब से बताया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो आपको बताया जाएगा अलग से। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी। पार्ट बी जो है 15 सेशंस अलॉट किए गए हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ये 15 सेशंस स्टैंडर्ड हैं, जो कि रेगुलर जो हमारे कोर्सेज चलते हैं उनके लिए ये मार्क किया गया है, इस उनके लिए ये फ्रैक्शन है। लेकिन जो डिस्टेंस मोड के जो हमारे जो कोर्सेज हैं, जैसे HDCM है, करस्पॉन्डेंस, उसमें ये जो लिमिटेशंस हैं वो कम ज़्यादा किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, क्योंकि इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं रहता, लेकिन हम लोग कवर सारी चीज़ें करते हैं। फिर है इसमें है ऑडिट एंड ऑडिटिंग। ऑडिट क्या है, ऑडिटिंग किसे कहते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसकी नीड क्यों है, इसके बारे में बताया जाएगा। इंटरनल कंट्रोल एंड चेक, उसके लिए इंटरनल कंट्रोल कैसे रखना है अकाउंट्स का, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल कैसे रहेगा, चेक पॉइंट क्या क्या रहेंगे वो बताया जाएगा। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, रूटीन चेकिंग के बारे में बताया जाएगा, वैल्यूएशन जिसमें क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़, then estimation of bad dates, bad and doubtful dates, creation of reserves and provisions, divisible profit, ये सब के बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका उसका एग्जामिनेशन, उसकी चेकिंग कैसे की जाती है ऑडिट में, उसके बारे में बताया जाएगा। फाइनल एडजस्टमेंट आइटम्स, needs for adjustments, outstanding expenses, outstanding assets and liabilities, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके सब के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर ADP, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये ADP कंसेप्ट पहले हुआ करता था, लेकिन जब से टैली आई है तब से ये ADP कंसेप्ट जो है, ये ADP कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है और हम लोग टैली सिस्टम पे ही इसको करते हैं, क्योंकि अलग से इसका डेटा एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। जब आप टैली पे करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो आप डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। देन लास्ट में है क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑडिट्स। ऑडिट के कितने टाइप्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। कॉन्करेंट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट, proprietary audit, then human resource audit। ये टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं जो इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये हमारे सिलेबस के बारे में आपको बताया गया है। आई होप कि आपने इसे देखा होगा और मैंने जो अभी डिस्कस किया है उसको आपने देखा होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना ये पेपर नंबर 5 जो कि अकाउंट से शुरू होता है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अकाउंट्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है। अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं, मतलब कि कोई भी अकाउंट्स का काम तब शुरू होता है जब फाइनेंशियल
का इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और आज के समय में देखा ये जाए तो बिना फाइनेंस के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपका नहीं चलता। चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, बड़ी बिजनेस हो, मीडियम साइज हो, बिना फाइनेंस के इन्वॉल्वमेंट के कोई भी बिजनेस आपका नहीं चलता है। और जब फाइनेंस इन्वॉल्व होता है तो उस ज़रूरी है कि फाइनेंस जब इन्वॉल्व होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइनेंस का सोर्स क्या है, फाइनेंस कितनी ज़रूरत पड़ेगी हमें, और ये कहाँ यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा और क्यों यूज़ होगा, और अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो ये फाइनेंस इन्वॉल्वमेंट जो है, ये इसके लिए आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि आप जो यूज़ कर रहे हैं, फाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको क्या मिला, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से शुरू होता है। अकाउंट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी पैसे, कोई भी फ्लो जब आपके बिजनेस में आता है, बिजनेस नॉर्मली हम लोग जो फंड आता है वो हम लोग बिजनेस, उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी जो होती है, शुरुआत होती है। तो इस बिजनेस में फंड का इन्वॉल्वमेंट जब शुरू होता है तो उसका लेखा जोखा रखना रहता है, जिसका अकाउंटिंग, जिसको हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अकाउंट्स कहते हैं। तो वो फ्लो कहाँ से आया, कहाँ से पैसे मिले आपको, सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो सोर्सेज ऑफ फंड, फंड आप कहाँ से आपको मिल रहा है बिजनेस के लिए, और कहाँ उसका यूज़ करेंगे आप, और किस चीज़ पे खर्चा करेंगे, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपका जो फंड होता है उसका इनफ्लो, यानी कि कहाँ से मिला और कहाँ पे खर्च हुआ। तो कंसेप्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होता है, अकाउंटिंग कीपिंग, अकाउंट्स कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मीनिंग ये होता है कि जब आप विथ मनी, विद द हेल्प ऑफ मनी, आप कोई भी काम अगर करते हो, अगर पैसे की लेकर आप उससे कोई भी काम शुरू करते हो तो वो ट्रांजैक्शन होता है। और केवल एक चीज़ से ट्रांजैक्शन नहीं होता, वन हैंड पे मनी होता है, दूसरे हैंड पे वो गुड्स होता है या सर्विसेज होती है जो आप एक्सचेंज करके, मनी को एक्सचेंज करके आप लेना चाहते हो। तो एक हैंड पे आपका मनी होता है, दूसरे हैंड पे आपका सर्विसेज होती है, गुड्स होता है, या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होता है। तो वो जब आपस में एक्सचेंज होता है तो उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन में हमेशा एक चीज़ होती है कि एक गिवर होता है। गिवर ऑफ व्हाट? गिवर ऑफ मनी। जो आपका पैसा है या फंड है, एक सोर्स जो होता है जो फंड प्रोवाइड करता है, मतलब कि फंड देता है, और दूसरा हैंड ये होता है जो फंड को रिसीव कर रहा है। तो एक है गिवर हैंड, एक है रिसीविंग हैंड। तो उसे हम कहते हैं गिव्स एंड टेक। जब ये दोनों चीज़ें आपस में होती है तो ट्रांजैक्शन होता है, और ट्रांजैक्शन जब होता है तब उसका रिकॉर्ड किया जाता है, तब वो बिजनेस स्टार्ट किया जाता है वहाँ पर। तो ये पहली चीज़ हुई कि ट्रांजैक्शन, एक्शन प्लस मनी, उससे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इससे मैं आपको जो कंसेप्ट है, अब मैं जो मैंने आपको बताया है अकाउंटिंग कंसेप्ट, अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ। आप, उम्मीद है कि आप देखेंगे, और लास्ट में मैं आपको लास्ट में समय दूंगा कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप अभी इसे लिख के रखिए, नोट डाउन कीजिए, और लास्ट 10 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है? तो मैं आपको अब अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे वाइट बोर्ड पे आप देखेंगे।
मोबाइल डिस्प्ले का मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है जो आपको यहाँ पे दिया गया है। बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है उसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, दूसरे पार्ट में है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, तीसरे पार्ट में है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, चौथे पार्ट में है पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन, पांचवें पार्ट में है समराइजिंग द ट्रांजैक्शन और छठे पार्ट में है इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शन। ये है अकाउंटिंग कंसेप्ट। जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है ये पूरा ये 6 स्टेप्स में चलता है। लेट्स हम लोग अब देखें कि ये आपका जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है मतलब कि ये कैसे वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये पहला जो है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन जिसका मतलब मैंने आपको बताया है। और अब इसमें आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहचान कर रहे हो। ट्रांजैक्शन जो कि मैंने बताया गिव एंड टेक से ट्रांजैक्शन होता है। वन हैंड मनी, अदर हैंड सर्विसेज और गुड्स, दोनों का एक्सचेंज होने पर ट्रांजैक्शन होता है। अब आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है कि आप उस चीज को आइडेंटिफाई करो जिस चीज का आपने ट्रांजैक्शन किया है। अभी हम इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। टाइप्स ऑफ अकाउंट, रूल्स ऑफ अकाउंट हम लोग इसके बाद देखेंगे। तो आइडेंटिफाई करना है ना, फर्स्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपने किस तरह के ट्रांजैक्शन किए हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल ये देना चाहूँगा कि अगर आपने मान लीजिए कोई बिल का भुगतान किया, आपने कोई पेमेंट किया, इफ यू हैव पेड सम बिल, से टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आपने क्या किया, सर्विसेज
जिसको पेमेंट की है, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया उसका पेमेंट किया, टेलीफोन का जो यूज़ किया उसका पेमेंट किया, मतलब कि आपने सर्विसेज दिसत नाही. अच्छा, लाईटच हे लाईट ते लाईट बंद केलं म्हणजे लाईट आता दिसते का? थोडस फरक पडलाय का? हाँ ठीक है, मी येताना सांगतो. चालेल. तो ये हो सकता है कि आपको विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन आप नोट डाउन कीजिए जो मैंने आपको बताया है. इसमें फर्स्ट जो है कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट में फर्स्ट जो है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन. प्लीज नोट इट डाउन. तो मैं आइडेंटिफाइंग के बारे में बता रहा था विद एग्जांपल कि अगर आपने मान लीजिए कोई सर्विसेज के लिए पेमेंट किया है, से इलेक्ट्रिसिटी, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, से टेलीफोन, मतलब कि सर्विसेज, यू आर टेकिंग सर्विसेज ऑफ टेलीफोन एंड यू हैव पेड बिल. तो इसके लिए आपने सर्विसेज के लिए पेमेंट किया है, तो वन हैंड यू आर टेकिंग सर्विसेज और अनदर हैंड यू हैव टू पे दैट मनी फॉर दैट सर्विस. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस यू आर डूइंग. यू आर पेमेंट मेकिंग पेमेंट फॉर व्हाट? फॉर ऑब्टेनिंग सर्विसेज, या फिर आपने कुछ परचेज किया हो, से स्टेशनरी. तो आपने स्टेशनरी को परचेज किया है, तो मतलब कि आपने कोई चीज़ को खरीदा है, यू हैव टू परचेज समथिंग, स्टेशनरी आइटम्स, और उसका पेमेंट किया है. तो इस तरह से जो आपके ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करो. दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज. और आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे? तो डेली आपके ट्रांजैक्शंस जो होंगे विद द हेल्प ऑफ मनी और विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट. मनी और दो चीज़ें होती है, तो कैश ट्रांजैक्शन होता है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है. तो कैश ट्रांजैक्शंस अगर आपके होते हैं तो आप उसको रिकॉर्ड करोगे विद द हेल्प ऑफ सम डॉक्यूमेंट, वो हम आगे बताएंगे आपको. तो आप फर्स्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने जो खर्च किए हैं, आपने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, वो किस नेचर के हैं. फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन, ये पहला हुआ. नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो क्लासिफाई करना. क्लासिफाई आप कैसे करोगे? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सर्विसेज, यू आर टेकिंग सर्विसेज, इफ यू हैव टू परचेज समथिंग फॉर योर बिजनेस, तो उसको आप क्लासिफाई उस में करोगे. जैसे अकाउंटिंग प्रोसेस में जो क्लासिफाई किया जाता है, वो अकाउंटिंग हेड के हिसाब से किया जाता है. अकाउंटिंग हेड जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में पहले से ही ये डिसाइडेड रहता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए पेमेंट किया, तो उसके लिए अकाउंटिंग हेड में अकाउंट्स के अंदर प्रोविजन किया गया है, और अकाउंटिंग हेड प्री डिफाइंड है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट. प्री डिफाइंड कुछ अकाउंट्स हेड हैं जो प्री डिफाइंड रहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट. फिर आपने स्टेशनरी परचेज किया था, स्टेशनरी के साथ प्रिंटिंग एक्टिविटीज़ भी होती है आपकी, तो अकाउंट हेड जो होता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये होता है. तो जिसके अंदर आप स्टेशनरी कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, या फिर आप कोई आइटम खरीद रहे हो बिजनेस के लिए. तो जैसे प्लांट एंड मशीनरी, आप कोई बहुत बड़ी मशीनरी खरीद रहे हो या व्हीकल खरीद रहे हो, तो प्री डिफाइंड वे में आप उसको क्लासिफाई करो कि आपने ट्रांजैक्शंस किस नेचर के किए हैं, आइदर फॉर सर्विसेज और ऑब्टेनिंग फॉर सम गुड्स फॉर योर बिजनेस. ये हुआ आपका क्लासिफाई करना. नंबर 3 पे है रिकॉर्ड करना. ये ज़रूरी नहीं है कि आपने आइडेंटिफाई किया, उसको क्लासिफाई किया, तो क्लासिफाई होने के बाद आपको ज़रूरी है कि तीसरे चीज़ में आप उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे. रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे? अगेन इट इज़ अ प्री डिफाइंड, एंड उसके बुक्स डिसाइडेड हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर. अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में लिखेंगे आप, उसको आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे, और कैश बुक में जब आप रिकॉर्ड करोगे तो उसको डेली बेसिस पे डेट वाइज इसको रिकॉर्ड किया जाता है. जब जब आपके ट्रांजैक्शन होंगे तब तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे. नेक्स्ट है, ये रिकॉर्डिंग हुआ, रिकॉर्ड करना, अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना. उसके बाद आता है पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने आपको 4th नंबर पे बताया है.
पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन, 4th नंबर पे। पोस्ट करना मतलब ये है कि आपने जो डे वाइज जो एक्सपेंडिचर आपने किया है, डे वाइज जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं, तो उसको आप उस बुक से जिसमें आपने डेली बेसिस पे लिखा है, उसको इंडिविजुअल उस एक्सपेंडिचर हेड में आप उसको, या अकाउंट हेड में आप उसको रिकॉर्ड करोगे, तो उसको कहते हैं पोस्टिंग। इसका मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल और है इसमें, कि जैसे आप बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, आप लोग बैंकिंग में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बैंक ट्रांजैक्शन करते वक्त आप अपने अकाउंट को जब अपडेट कराते हैं तो बैंक क्या करती है, वो फर्स्ट एंट्री आपकी करते हुए आपके लेजर में जाती है। लेजर में आपका इंडिविजुअल अकाउंट होता है और उसमें आपके अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करती है। अब आपके मोबाइल पे भी मैसेजेस आप पढ़ते होंगे, अगर आपका कोई मोबाइल में बैंक में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऐसे डिपॉजिट किया जा रहा है, कोई आपके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, तो आपके पास इमीडिएटली बैंक मैसेज में आपके, आप देखते हैं मोबाइल में मैसेज में देखते हैं कि दिस मच अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ये आप मैसेज पाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी ने आपके अकाउंट में, या आप खुद ने या किसी और ने आपके अकाउंट में पैसे जमा किए। जमा करने का मतलब है क्रेडिट कर दिया, आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है। तो जब भी आप देखते हैं मैसेज में कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, तो मतलब है कि उतने पैसे से आपका अकाउंट जो है वो बढ़ गया। तो क्रेडिट का मतलब है आपके अकाउंट में पैसे जमा किए जाए। सिमिलरली अगर आपके अकाउंट में कोई पेमेंट होता है, आप कोई पेमेंट करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया ऑनलाइन अगर आप पेमेंट करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, तो इमीडिएटली आप ट्रांजेक्शन होने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि दिस मच अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, इतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट किया गया, मतलब कि कम किया गया ड्यू टू दिस रीज़न। आपने परचेज किया, किसी को पेमेंट किया, तो ये आपका ये आता है। तो ये तब संभव है जब आप उसका पोस्टिंग, आपके अकाउंट में पोस्टिंग हो रहा हो और आपके अकाउंट से ये पता चलता हो कि आपने आइदर कुछ जमा किया है या फिर आपने किसी का पेमेंट किया है या खर्च किया है। तो ये इससे आपके अकाउंट का, इंडिविजुअल अकाउंट का स्टेटस आपको मालूम होता है, इसे हम कहते हैं पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट है 5वें नंबर पर है, ये है समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। समराइज करना मतलब ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन आपके, पहले तो आप ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे करते हो, जिसे आप कैश बुक या डेली डेट वाइज लिखते हो, फिर उसको इंडिविजुअल हेड ऑफ अकाउंट में लिखते हो, जिसमें अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। और जब हेड ऑफ अकाउंट में आप उससे लिखते हो, पोस्ट करते हो, जिसे पोस्टिंग कहते हैं, उसके बाद होता ये है कि मंथ एंड में आपको एंड रिजल्ट चाहिए कि आपके अकाउंट का क्या स्टेटस रहा, कितने पैसे महीने में जमा हुए, कितने पैसे खर्च हुए, और आपका पहले बैलेंस कितना था, उसमें कितना डिपॉजिट किया गया और कितना खर्च किया गया, और अल्टीमेटली लास्ट रिजल्ट मंथ, एट द एंड ऑफ मंथ आपका रिजल्ट क्या रहा, आपके अकाउंट में कितने पैसे जमा किए, कितने खर्च हुए, और कितना एंड बैलेंस कितना रहा, अवेलेबल बैलेंस आपका कितना रहा। वो आपको, ये जब आप समराइज करते हैं, समरी बनाते हैं, अपने अकाउंट को लास्ट में क्लोज करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने उस अकाउंट का समरी बनाया और आपको एंड रिजल्ट पता चला कि आपके अकाउंट में कितने, प्रेजेंट में आपके अकाउंट का क्या स्टेटस है, कितने पैसे आपके टोटल अवेलेबल बैलेंस है। ये एक अकाउंट का एग्जांपल लिखा है, मैंने आपको बताया। इस तरह से जो भी बिजनेस में जो जितने अकाउंट ऑपरेट होते हैं, जितने अकाउंट हेड ऑपरेट होते हैं, सबका एंड रिजल्ट निकाला जाता है, सबका बैलेंस निकाला जाता है, और उसके बाद फिर हम एंड रिजल्ट पे आते हैं कि आपका क्या पोजीशन है। और फाइनेंशियल, अगर अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में से कहा जाए तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में से कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाना। ट्रायल बैलेंस
कोई अकाउंट नहीं है, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट है जिसमें दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उससे आप देखें। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं फिर बता रहा हूँ। एक ट्रायल बैलेंस का मैंने फॉर्मेट आपको बताया है, और इस ट्रायल बैलेंस में आपके टोटल 4 कॉलम हैं, जिसमें सीरियल नंबर है, फिर है आपका डिस्क्रिप्शन, इसमें अकाउंट हेड जो भी ऑपरेट होते हैं आपके वो लिखे जाते हैं, और उसका बैलेंस आइदर डेबिट और क्रेडिट ये लिखा जाता है। और जब आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है तो दोनों कॉलम का टोटल किया जाता है। दोनों कॉलम का टोटल लिया जाता है, और दोनों कॉलम का जो टोटल का जो फिगर होता है वो सेम होना चाहिए। ये इसको कहते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और इसका अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर हमने इसको समराइजिंग द स्टेटमेंट, समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस के नाम से देखा है। और लास्ट में जो है नंबर 6, दैट इज इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शन। नंबर 6 पे मैंने लिखा है इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शन। इंटरप्रेटिंग का अर्थ होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन किसका? जो आपने अकाउंट हेड यहाँ पे लिखे हैं ट्रायल बैलेंस में, जो भी आपके अकाउंट हेड ऑपरेट हो रहे हैं उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ले जाना, और प्रॉपर साइड में उसको विथ फिगर उसकी पोस्टिंग करना। तो इससे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है। जैसे कि आपका मैंने बताया कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें यहीं की फिगर वहाँ पे जाती है, प्रॉपर साइड में पोस्ट की जाती है, और अल्टीमेट रिजल्ट जो होता है बैलेंस शीट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। तो अभी मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट में टोटल 6 पॉइंट्स पे मैंने चर्चा की है, जिसमें नंबर 1 पर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन या आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन, नंबर 2 पे है क्लासिफाइंग द ट्रांजैक्शन, नंबर 3 पे है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, नंबर 5 पे है पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन, और नंबर 4 पे है पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन, नंबर 5 पे है समराइजिंग द ट्रांजैक्शंस, और नंबर 6 पे है इंटरप्रेटिंग द ट्रांजैक्शंस। यानी कि आपका शुरू से लेके आइडेंटिफिकेशन से लेके आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस से लेके बैलेंस शीट तक आपका ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है ये 6 पॉइंट में 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। यहाँ पे आके आपका बैलेंस शीट तैयार होता है। तो आई होप कि आपको ये अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ में आया होगा। वैसे आपको रीडिंग मटेरियल दिया गया है, आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप अपना रीडिंग मटेरियल भी देखते रहें। बिना रीडिंग मटेरियल के आप इसको समझ पाने में थोड़ा दिक्कत होगी। अब इसके बाद का जो पोर्शन है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दी ट्रांजैक्शंस, वो क्लासिफिकेशन क्या है वो अब हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन दी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसे आप कहते हैं लेखा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, वो देखेंगे हम। कसा दिसणार पेनच बरोबर नाही। आई होप आप इसे पढ़ पा रहे होंगे। यह है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। यह है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का वर्गीकरण, जिसे आप कहते हैं लेखा का वर्गीकरण या अकाउंट्स का वर्गीकरण, जिसमें आप देख रहे हैं जैसे पहले दो भाग में टू साइड्स में डिवाइड किया गया है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज पर्सनल अकाउंट एंड अनदर इज इम्पर्सनल अकाउंट। आई होप यू कैन सी पर्सनल और इम्पर्सनल। और फिर इम्पर्सनल में डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एक है रियल अकाउंट और दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। ओके, और फिर रियल अकाउंट में फिर आपने देखा होगा दो डिवीजन किया गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का वर्गीकरण इसे कहते हैं। तो हम इन शॉर्ट पहले देख लें कि ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है और इसके मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का क्या मतलब है? तो आप पहले देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट, जो कि यहाँ पर है पर्सनल अकाउंट। पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट के बारे में देखेंगे। पर्सनल अकाउंट का यहाँ पर मतलब है, जैसे कि आप देख रहे हैं पर्सनल, जिसको आप
हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत और मराठी में कहते हैं खासगी खाते। मराठी में आप इसको कहते हैं खासगी खाते और हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत और इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल अकाउंट। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं पर्सन से बना है पर्सनल अकाउंट। कोई भी नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, the name of person and name of organization is known as a personal account। किसी भी व्यक्ति विशेष या फिर कोई भी संस्था के जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत माने जाते हैं। अब इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन मैंने अभी बताया, नेम ऑफ पर्सन में कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, राजेश, कोई भी एनी पर्सन नेम जो है इसमें आता है। और साथ में मैंने बताया नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपका भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा ICM है। ये ICM को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसके साथ इससे रिलेटेड और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि आपका नेफेड है, DCC बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, नाबार्ड है, इफ्को है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आप देख रहे हैं वो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और नेम ऑफ पर्सन जो है वो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत माने जाते हैं। और उनका जो अकाउंटिंग प्रोसेस किया जाता है, अकाउंटिंग सिस्टम में काम किया जाता है, तो इसका पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब दूसरी तरफ है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल का मतलब है कि जो कि पर्सनल ना हो, अदर देन पर्सनल, और जिसको आप हिंदी में कहेंगे अव्यक्तिगत खाते। व्यक्ति विशेष का मतलब होता है व्यक्तिगत खाते, और जो व्यक्ति विशेष के अलावा जो होता है वो होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को मैंने कहा है कि इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है रियल अकाउंट, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रियल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रियल अकाउंट का क्या मतलब है और नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है। रियल अकाउंट का मतलब है फिजिकल अकाउंट। फिजिकल कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, फिर मशीनरी इक्विपमेंट है, फैक्ट्री शेड है, AC है, ऑफिस है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो ये हमारा रियल अकाउंट हुआ। वो सारी चीज़ें जो फिजिकल है, जिसको आप फिजिकल वैल्यू में कैलकुलेट कर सकते हो और जिसका यूज़ आप बिजनेस पर्पस के लिए करोगे, उससे हम रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है। और रियल अकाउंट में फिर मैंने दो भाग डिवाइड किया गया है। इसमें डिवाइड किया गया है जो है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप लिख लें आप, टेंजिबल। एक है पार्ट है टेंजिबल अकाउंट, दूसरा पार्ट है इनटेंजिबल अकाउंट। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों का मतलब समझिए। टेंजिबल का मतलब होता है जो आप फिजिकली देख सकते हो, जिसका वैल्यूएशन कर सकते हो, फिजिकली देख सकते हो और इसका वैल्यू भी आपको कर सकते हो। इसको हम टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि अभी आपको बताया फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, ये सारी चीज़ें टेंजिबल है, फिजिकली है और आप उसे देख सकते हो, उसकी वैल्यूएशन कर सकते हो। इसको हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। और दूसरा पार्ट है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इनटेंजिबल का मतलब है जो आपको फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन उसका उपयोग बिजनेस में बराबर किया जा रहा है, उसको हम इनटेंजिबल अकाउंट कहते हैं, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो वो है आपका
रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब आप समझते हो, अगर कोई ऑथर है जो रॉयल्टी ले रहा है, या कोई अपने ब्रांड वैल्यू जिसकी ली जा रही है, ब्रांड, जैसे कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड होते हैं बिजनेस में, जैसे कि आप देख रहे हो एलजी का एक ब्रांड है, टाटा एक ब्रांड है। तो और जैसे दूसरे शब्दों में जो ब्रांड की बात कर रहा हूँ उसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है गुडविल। जो ब्रांड नेम होता है वो गुडविल होता है। जैसे टाटा, टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और बिजनेस में इस ब्रांड की वैल्यू होती है, और इस वैल्यू के लिए उसको हम लोग इनटेंजिबल, जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसकी वैल्यूएशन की जाती है। लेकिन ये वैल्यूएशन जो होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट का, वो केवल फिगर वैल्यू रहता है, जो ब्रांड वैल्यू जिसको कहते हैं उसका होता है। और वो जब तक बिजनेस आपका चलता रहेगा, बिजनेस जब तक आपके इसमें रहेगा, एग्जिस्टिंग में रहेगा, तब तक उसकी ब्रांड वैल्यू या गुडविल का वैल्यू उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होगी। लेकिन जब वाइंडिंग अप होगा तो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू जीरो भी हो सकती है, या फिर कोई टेक ओवर करेगा तो उसका ब्रांड वैल्यू अलग से देगा, गुडविल अलग से देगा। तो ये हो गया आपका इंटेंजिबल रियल अकाउंट, जिसका इक्वल इंपॉर्टेंस है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आते हैं हम लोग लास्ट पार्ट, जो कि है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कोई विशेष प्रकार का खाता नहीं है, अकाउंट नहीं है, बट ये रिप्रेजेंट करता है किसी अकाउंट के रिफ्लेक्शन को दिखाता है। इसमें क्या रिफ्लेक्शन दिखता है कि आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस नेचर का भी बिजनेस करता है, अल्टीमेट रिजल्ट होता है उसका प्रॉफिट और लॉस। या तो वो प्रॉफिट में होती है या फिर वो लॉस में होती है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट आप करते हैं, जो कि एक्चुअल है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो एक्चुअल है जो आपको मिलता है बिजनेस के बाद। तो ये वो अकाउंट है जो कि आपके प्रॉफिट और लॉस को, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए इनकम और एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको दिखाता हो, जो कैलकुलेट करता हो, जो अकाउंट बनता हो, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। अब आप कहेंगे इनकम जब आप बिजनेस करते हो तो इनकम आता है। जैसे कि आप सेल कर रहे हो, कोई आप सेल करते हो, सेल करने के बाद आपके पास इनकम आती है, ठीक है। तो इनकम, सेल और परचेज और सेल तो ये रेगुलर चीज़ें हुई जो कि आपके किसी मेन बिजनेस, कोर बिजनेस से जुड़ी हुई है। ये सेल का आइटम यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है सेल एक्टिविटीज के बाद, जो प्रॉफिट आपको आता है, तो वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है एज ए प्रॉफिट, जिसे आप कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहाँ पे ट्रांसफर होता है। और यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर, मैंने दूसरा भी बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम से जो आपका इनकम है, प्रॉफिट है, सरप्लस है, उसमें जब आप एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे, अपने लॉसेस को माइनस करोगे, तब आपका नेट रिजल्ट आएगा, जिसको आप नेट प्रॉफिट या सरप्लस आप कहोगे, सरप्लस के नाम से जानोगे। तो ये जो है नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज रिफ्लेक्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस इन द बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये आपके क्लासिफिकेशन, जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। आई होप कि आपको जो मैंने आज बताया, स्पेशली कंसेप्ट ऑफ अकाउंट एंड दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जो रीडिंग मटेरियल मिला है, दिया गया है, उसे आप देखेंगे, उसे आप पढ़ेंगे और इस कंसेप्ट को आप समझेंगे, तो ही आप कुछ समझ पाएंगे। क्योंकि ये फाउंडेशन है, ये अकाउंटिंग का फाउंडेशन है,
जो कि अभी आपको बताया जा रहा है। इसके बाद रूल्स ऑफ अकाउंट्स आपको बताया जाएगा। लेकिन अब जो मैं आपको समय दे रहा हूँ, आपके डाउट्स, आई होप कि आपने अपने डाउट्स को लिखे होंगे, आपने अपने डाउट्स को नोट डाउन किया होगा, और मैं चाहूँगा कि आप वो जो है आप वन बाय वन आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक मिनट। Tangible account and intangible account बदलना. हाँ, यस। Tangible account, intangible account बदलना. टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल अकाउंट जो होता है वो फिजिकली आपको जो दिखाई देता है, मतलब टेंजिबल फिजिकल, फिजिकल का मतलब है आप फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट्स, ये आपको फिजिकल दिखाई दे रहा है, ये टेंजिबल अकाउंट है। यानी कि ये टेंजिबल, फिजिकली विजिबल जो है वो टेंजिबल कहते हैं, और जो इनविजिबल होता है उसको इनटेंजिबल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया? म्यूट केलं तरी हाँ समझ में आ रहा है. हाँ, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पूछें सर आप। पेटेंट पेटेंट जो है हाँ, यस। इंटेंजिबल में आता है क्या? पेटेंट आपका इंटेंजिबल में आएगा। गुडविल है, पेटेंट है, दैट इज इंटेंजिबल। ओके सर, थैंक यू। और कोई? देखिए, अभी मैंने आपको फिर से बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये यहाँ से आप समझना शुरू कीजिए। इसके बाद रूल्स ऑफ अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डेबिट और क्रेडिट को क्लासिफाई करता है। अगर आप ये तीन चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ जाते हैं तो अकाउंट्स आप समझ लीजिए कि 50% अकाउंट आपको आ जाएगा। और कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो पूछें आप। यस, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर. तो आई होप कि आज आपको जो बताया गया वो समझ में आया होगा। यस। यस सर। अब हम लोग कल के सेशन में जो है आपको मैं रूल्स ऑफ अकाउंट, जिससे आप अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट सुनते होगे आप। मैंने अभी आपको बताया कि मोबाइल में आप मैसेज देखते हो, अगर बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक में है, और उसको मैसेज के थ्रू आपको क्रेडिट और डेबिट आता है, देखते हो आप मोबाइल में, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, ये आता है मैसेज में। बैंक में अकाउंट होगा आपका, आई होप। पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? मैसेज देखते हो आप? हाँ सर, आता है मैसेज आता है। मैसेज आता है, हाँ मैसेज आता है, तो उसमें आप क्या समझते हो? अगर मान लीजिए आपके पास मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय 4500, तो इसका मतलब क्या होता है? आपके अकाउंट पे जमा हुए मतलब आपका बैलेंस बढ़ जाता है ना, उतने 4500 से आपका अकाउंट बैलेंस बढ़ गया, राइट? या उतना पैसा डिपॉजिट हुआ, और सेम टाइम, एट द सेम टाइम आपके अकाउंट, आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय 4500। मतलब ये है कि आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है, आपने कहीं खर्च किया है, परचेज किया है, तो उतना अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट किया जाता है, मतलब कम किया जाता है, आपका रिड्यूस बैलेंस, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है उतने से। यस। तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या क्या फंक्शन है, किस कंडीशन में डेबिट होता है, किस कंडीशन में क्रेडिट होता है, और क्रेडिट और डेबिट कैसे किया जाता है, वो आपको कल बताया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ जो भी क्लासिफिकेशन बताया गया, जो कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में बताया गया है। उसके हिसाब से रूल्स भी फ्रेम आउट होते हैं, रूल के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, और पूरा आपका अकाउंटिंग सिस्टम जो है डेबिट और क्रेडिट पे ही चलता है।
जो हम लोग कल देखेंगे. ओके. बिफोर दैट आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू टू कम टुमारो. आप पढ़ के आइए, डेबिट और क्रेडिट के बारे में पढ़ के आइए तो ज़्यादा क्लियर होंगे आप. ओके. ओके. ओके सर. ओके. थैंक यू सर. ओके, वेलकम. बंद कर. सर प्रेजेंट नहीं दिया क्या? क्या हुआ विवेकानंद जी? प्रेजेंटेशन स्टॉप. चांगलं प्रिंट घेऊन जाऊ उद्या परत घेऊ. हे बघ, हे जे आहे ना ब्लॅक चांगलं आहे, रेड चांगलं नव्हतं. रेड नव्हतं का? ब्लॅक चांगलं आहे. हो. नमस्कार. कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है. ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत आवश्यक हो. फेस कवर या मास्क पहनते समय ध्यान रखें कि मुंह और नाक अच्छी तरह से ढके रहें. सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 गज की दूरी. साहेब बंद करू का? हा बंद कर. हो ठीक. आणि तो कॅमेरा बाबांच्याकडे देऊ. ठीक आहे चालेल. ठीक.